हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 24 फरवरी का हिंदी वाला पेपर। जी हां, आने वाला हिंदी का पेपर है। ये पेपर तैयार कर लीजिएगा। और माफी चाहते हैं यार, आज आप लोगों के लिए बैच आने वाला था शाम को 7 बजे, बट हम इसको सर 1 दिसंबर को करने वाले हैं। डेट क्या है ध्यान दीजिएगा, फिक्स फिक्स कर लीजिए, 1 दिसंबर। अच्छा सर, ये बताइए डिले क्यों करना पड़ा? डिले क्यों करना पड़ा? आपकी सुविधा के लिए। जी हाँ, आपकी सुविधा के लिए डिले करना पड़ा, क्योंकि सर हमारा जो एप्लीकेशन है ना, उसमें और सर चेंजेस चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, कितना आसानी से आप उसमें लॉगिन कर डालें, हाँ, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सर उसमें बदलाव, और मैं वो जो टास्क दिया था उन लोगों को काम नहीं हो पाया था। कहेंगे सर हमें अभी 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। और हमारे और जो कंटेंट की टीम है, उनको टीम को दिया वो टास्क करने के लिए, तो वो बोले सर 1-2 दिन का वक्त और चाहिए था इस सबको सारी चीज करने के लिए। तो दिन हमने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा देरी से मिलेगा, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन तो क्या हुआ, लेकिन तगड़ा वाला मिले। लेकिन बच्चों को सर मजा आना चाहिए, जब भी उनको लगे कि हाँ सर कंटेंट में तो दम है, सर कुछ भी हो जाए। तो हमें सर टाइम दीजिए, 1 दिसंबर को सर हम लोग बैच लॉन्च करेंगे, बहुत तगड़े एकदम जोश के साथ। सर 1 दिसंबर से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी, ठीक है ना। अब एंजॉय कर लो यार, थोड़ा वेट कर लो और 3-4 दिन का, क्योंकि सर हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 24 फरवरी दिन आने वाला हिंदी का सर पेपर लेके आए हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर, 33 नंबर सर पास होने के लिए चाहिए सर, मिल जाएगा। 33 चाहिए सर, मिल जाएगा। उसकी चिंता ही आप बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सर समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। जो सर पूर्णांक दिया रहेगा सर, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले सर खंड क रहेगा, जो कि आपका 50 अंकों का आने वाला है। कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर का सर रहेगा ये, ठीक। चलो, सबसे पहले सर हम यहाँ पे बात करेंगे सर बहुविकल्पी की। किसकी बात करेंगे सर? बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2, 5-5 बहुविकल्पी रहेंगे, यानी कि आपके 10 नंबर के क्या आने वाले हैं सर? बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? विचार और वितर्क के लेखक है सर। विचार और वितर्क के लेखक सर कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी आपसे ये पूछे कि चलिए सर बताइए, अशोक के फूल के लेखक कौन है? अरे करे जवाब, सीधा बोलिएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन आना चाहिए सर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की रचना है सर, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका सर? हरिऔध जी की रचना है। अगला यहाँ पे देखिएगा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है सर, यह एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है सर, यह एक आत्मकथा है। नोट कर लीजिए, आत्मकथा है क्या सर जी? नीड़ का निर्माण। अगला यहाँ पे हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है सर, तब की बात और थी सर, किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है भैया, हरिशंकर परसाई जी की है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। क्या यहाँ पे हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे? तो हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड के संपादक सर जी युगल किशोर शुक्ल है। कौन सर? युगल किशोर शुक्ल। अगला यहाँ पे दूसरे मैथिली शरणगुप्त की रचना है सर। मैथिली शरणगुप्त की रचना सर कौन सी है सर? सिद्धराज। सिद्धराज किसकी सर? मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है, ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है सर, वो क्या है? सिद्धराज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पे आपका प्रगतिवाद के रस सशक्त कवि। प्रगतिवाद के सर सशक्त कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के भैया जो सशक्त कवि माने जाते हैं वो नागा अर्जुन को कहा जाता है। नागा अर्जुन को प्रगतिवाद का सशक्त कवि माना जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है मास्को भी दूर है। मास्को भी दूर है के रचयिता है सर शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जो है मास्को भी दूर के रचयिता सर कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जो है मास्को भी दूर के क्या सर ये रचयिता हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला सर प्रश्न क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशन हुए सर? 4 सप्तक प्रकाशन हुए सर। कितने सप्तक प्रकाशन हुए हैं? 4 सप्तक। अच्छा, इनका वर्ष भी आता है सर, क्या आता है? इनका वर्ष आता है, तो वर्ष आप जरूर याद कर लीजिए, वो वर्ष आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
अगला यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लास्ट है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर सर जी? चितंबरा पर। किस पर सर जी? चितंबरा पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे आपका सर क्या आएगा? गद्यांश आएगा। ये गद्यांश सर कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का करेगा। 10 नंबर में सर पेपर का आने वाला है गद्यांश। आएगा क्या? देखिएगा, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का एक ही रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों दोनों ही दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास होगा भी कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से क्या है? शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। सबसे पहला मैं आपको चीज बता दूं कि सर पहचानने का तरीका क्या होगा? पहचानने की सर अप्रोच क्या है? टिप्स क्या है सर? ट्रिक्स क्या है? जब आपको किसी भी गद्यांश में भौतिक पदार्थ दिखे, भौतिक पदार्थ दिखे, थोड़ा-सा ये दिखे, अस्तित्व शब्द दिखे, ऊर्जा शब्द दिखे, जब ये आपको शब्द दिख रहा है तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है हम और हमारा आदर्श से। हम और हमारा आदर्श यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे जिसकी वजह से ये भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ मिसाइल मैन के रूप में क्या थे? विख्यात थे। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, क्या होगा इसके यहाँ पर? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है तथा इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है सर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है सर? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक करना है? यहाँ से यहाँ तक। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। मतलब कि जब तक हम चीजों की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक सर हम पाएंगे कैसे? कहेंगे, लोग कहते हैं अरे आप बीएमडब्ल्यू की इच्छा क्यों रखते हैं? आपको बीएमडब्ल्यू नहीं, अरे वो बहुत महंगा है, आप साइकिल से चलिए, दो पहिए वाहन से चलिए। नहीं, कहिए सर जी हमें भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना इसलिए शर्मनाक बात नहीं है, जब तक हम चाह नहीं रखेंगे तब तक हम उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। भाई अगर आपको बड़ा सामान चाहिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटा चाहिए तो भाई साहब छोटे में तो काम हो जाएगा, मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये रहे कि सर हमें बोर्ड में पास नहीं होना है, बस एक आध दो नंबर मिल जाए, काम हो जाएगा, पढ़ो ही मत। अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर हमें बहुत ज्यादा नंबर चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आपको इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। क्या लिख देना है? लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में, लेखक एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यह कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित है और बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवन रहना संभव नहीं है। भौतिक वस्तु की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है और क्या करता है सर? उन्नति करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। अब सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे? महर्षि अरविंद ने क्या कहा है तो इसका आंसर इसी में निकालेंगे। देखिए महर्षि अरविंद ने क्या कहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है हम भी ऊर्जा के क्या है सर? अंश है। ऊर्जा के क्या है सर? अंश है। यही क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला प्रश्न, घ वाला, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है सर? स्वरूप है, बोले तो रूप है। अब इसको कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखिए इसका आंसर, यहाँ देखिए, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है? स्वरूप है, अर्थात एक रूप है। हो गया, यही क्या आंसर है इसका, और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपका है आपका लास्ट वाला प्रश्न कि अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ लिखिए। तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि अस्तित्व का अर्थ अपनी सत्ता और तदात्म का अर्थ तालमेल से होता है सर। अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? अपनी सत्ता से होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है, यानी कि हमारी जो पकड़ है सर उसको बनाए रखना है, और
तालमेल का अर्थ होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है, कहते हैं ना कि यार आप एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छे से बना के रखो, मतलब कि एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे से बना के रखो, ठीक, वो हो जाएगा। अगला करे जाए यहाँ पे सर पद्यांश, 10 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। क्या यहाँ पे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक वैद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और ये परस्पर मिल जाते हैं तब इसमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट होती है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह सम्मिलित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। मतलब इसी का क्या है, जस्ट ये सर हिंदी है। सर इसी का क्या है, ये जस्ट हिंदी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे सर प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का क्या लिखना है सर, संदर्भ लिखना है। तो पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामनु है, और कवि क्या है सर, जयशंकर प्रसाद है। कौन है सर, जयशंकर प्रसाद है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कीजिए तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का क्या कर रही सर, प्रयास कर रही है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है, तो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु वह सम्मिलित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होती है, और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में क्या होती है सर, प्रतिष्ठित हो जाएगी। ठीक। अगला है यहाँ पे, अगला क्या है सर प्रश्न, समस्त सृष्टि की रचना किन से हुई है, तो सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी कि मनुष्यों से हुई है। उसके बाद अगला यहाँ पे, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, तो यहाँ पे लिखेंगे, मानवता महाप्रलय में भी असहाय और निरुपाय नहीं है, यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को क्या किया सर, अपनाया है। ठीक। अगला है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, 5 का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में सर इसका क्या देना है, आंसर देना है। यहाँ पर 3 क्या है सर, लेखक के नाम है। पहला है वासुदेव सरगर्वाल, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है सर, यहाँ पे 3 है, डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरे सर यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक। चलिए सर, सबसे पहले सर यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का देंगे, क्या देंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बिल्लेर जिले के बल्लू बत्तू लिपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन सन 2005 में हो गया था। ठीक ना। उसके बाद साहित्यिक परिचय, सर साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, यहाँ पे साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा का पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया है। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्याता साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रसारत रहे और इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी न होते हुए रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव क्या रहेगा सर, ऋणी रहेगा।
अब इनकी सर प्रमुख कृतियाँ क्या-क्या हैं, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियाँ याद कर लीजिएगा। जैसे साहित्य और समाज, जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है ना? साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएँ और उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और ग्रोथ, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित ग्रंथ अंग्रेजी का, वेलुगु दारुल एक तेलुगु क्या सर ग्रंथ है। इनकी भाषा शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक और समीक्षात्मक इनकी भाषा शैली है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में इसका आंसर देना 5 नंबर का है। पहला क्या है सर जी यहाँ पे, सुमित्रानंद पंत, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे भैया रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पे हम लोग साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। अच्छा कहेंगे सर जीवन परिचय, भाई साहब उनके बारे में, उनका जन्म मृत्यु कुछ लिखेंगे, उसके बाद ही तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे, पहले ही साहित्यिक परिचय छाप देंगे। हेडिंग डाल देना और क्या, हे, हेडिंग डाल दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और दिनकर जी 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव भी सर क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्यकाश का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए क्या हो गया सर जी, अस्त हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका साहित्यिक योगदान क्या-क्या है, साहित्यिक परिचय भैया, हिंदी हाँ, दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम में परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है। इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रकृति चित्रण आदि के भी स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन मिलते हैं। राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में युगबोध और प्रकृति चित्रण का भी क्या है, सुंदर समावेश है। इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं आप नोट कर लीजिए। प्राणभंग, देखिए मैं जो जो कर रहा वही वही आप याद करिए, पूरा नहीं याद करना है। रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, ठीक ना, और वातायन, ठीक है ना, और इतिहास के आंसू हो गया। फिर यहाँ पे नील कुसुम और चक्रवाल, नील कुसुम और चक्रवाल, और परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, हाँ, और एक ही आत्मा की आंखें, और आत्मा की आंखें मत करिएगा, ये याद कर लीजिएगा। हारे को हरि नाम, ठीक ना, हाँ, सीपी और शंख, सीपी और शंख, और बरदोली विजय, और रेती की सामधेनी, यहाँ पे ना सामधेनी वाला याद कर लीजिएगा, रसवंती याद कर लीजिएगा बस, और उर्वशी, इतना याद कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, इतना आपको याद होना जरूरी है, ठीक है बस। अगला पेपर में आएगा छठा नंबर, बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये पेपर में 5 नंबर का आया है। अधिकतम शब्द यहाँ पे 80 शब्दों का क्या हमें सर उपयोग करके लिखना है। कितने शब्दों का सर, 80 शब्दों का सर हमें यहाँ पे यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में सर अपना प्यारा प्यारा सभी बच्चे जितने भी हैं कमेंट छाप देंगे, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ आप देखेंगे सर पंचलाइट सबसे कहानी का सारांश क्या लिखेंगे, पंचलाइट कहानी के सारांश में लिखेंगे यहाँ पे, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मान जनक वस्तु समझते हैं और इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला और पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे।
इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है, जो कि गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वो उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे अपनी टोली से निकाल बाहर रखा था। और मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन जो है यह पंचलाइट को जला सकता है, और इस बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए कहा, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन को निमंत्रण देती है। पंच लोग भी बहुत उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ कुलमा खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में सब लोग भजन और कीर्तन करते रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका स्वपठित खंड काव्य। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने जिले के अनुसार आंसर देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, त्यागपथी हो गया, सत्य की जीत हो गया, श्रवण कुमार हो गया, आलोक वृत्त हो गया। तो यह अपने जिले के अनुसार दीजिएगा। आप कहेंगे गुरुदेव हमारे जिले में कैसे याद करेंगे, कभी ये तृतीय सर्ग पूछता है, कभी सर जी बोलता है कि चलिए इनका अच्छा चित्रण कीजिए। तो कोई एक याद कर लेना, वही आप लिख दीजिएगा। एग्जामिनर इतना टाइम नहीं रहता तो क्यों एक एक चीज वो पढ़ेगा लाइन लाइन, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड लिखा रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ख सर शुरू होता है। जो सर खंड ख है आपका यहाँ पे 50 नंबर का रहता है। इसमें 8वां का जो क प्रश्न है, संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर 7 नंबर का आया हुआ है, क्या यहाँ पे अस्माकम रामायण महाभारत भारता से लेकर दृष्टेर विषय तक है। अब कहें गुरुदेव इसकी हिंदी, तो हाँ हिंदी हम बता देंगे, लेकिन आप हमें संस्कृत में महाज्ञाता मत समझिएगा। अगर आपको लग रहा है सर कि हम बहुत बड़े ज्ञाता है संस्कृत में, तो नहीं, ये आपकी सरमित है, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। जो मेरे अंदर कमियां हैं सर मैं उसे स्वीकार करूंगा, जो है भाई वो मैं बताऊंगा सीरियसली। आप ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एक बात ध्यान देना, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर तो कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सर इसका संदर्भ और अनुवाद देख लेंगे। सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चारों उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है, और संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने क्या दिव्य वाणी कहा है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका पद्यांश आएगा संस्कृत का। देखिए कि पद्यांश क्या है, रात यह से लेकर कहाँ तक है, लभंते तक से। सबसे पहले इसका हमें क्या लिखना है सर, संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद। तो यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका की सुभाष रत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री जो सुख और दुखों में समान व्यवहार वाला हो, ऐसा मित्र इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही मानते। अथवा में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा, देखिएगा। सबसे पहला है आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह वहीं राह, तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपका क्या है, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। वाक प्रयोग, शैलेश मेरा पैसा लेकर मेरे आंखों में धूल झोंक कर चला गया। अगला यहाँ पे जहां चाह वहां रहा। वाक प्रयोग, जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है तो उस कार्य को पूरा होने का रास्ता भी मिल जाता है। अगला यहाँ पे तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका वाक प्रयोग क्या हो जाएगा, अरे रोशनी तुम क्यों तिल का ताड़ बनाकर लोगों से झगड़ते रहती हो। अगला है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से सब अच्छा लगता है। वाक प्रयोग, पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित होता है, लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहावने लगने जैसा है। अगला आपका पठित गद्यांश, तो ये पहले संधि विच्छेद विभक्ति होता था, नया जुड़ा हुआ है, इसको मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगा, अप्रोच से, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद शब्द युग्म है यहाँ पे लिखा है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सूत और सूत, तो ये सूत मतलब पुत्र होता है, सूत मतलब धागा होता है। जलद और जलद, तो जलद मतलब बादर, जलधि मतलब क्या होता है सर, समुद्र होता है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से
एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, भुजंग, हार और पर और अर्क। अर्क मतलब काढ़ा, सूर्य, आग का पौधा। हार मतलब एक आभूषण का नाम जो कि गले में पहनने वाला। पराजय। भुजंग मतलब सांप, स्त्री का उपपति और सीसा नामक एक धातु होती है। उसके बाद सही शब्द चयन करना है। किए गए उपकार को मानने वाले न मानने वाले को अकृतज्ञ बोलते हैं। बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। फिर यहाँ पे दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो नहीं, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, नहीं, इस सरोवर में अनेक खुद में एक बहुवचन है, कमल खिले हैं। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, नहीं, कृपया अनुमोदन प्रदान करें। आप प्रातः काल के समय आइए, भैया दो दो टाइम लगाए, आप प्रातः काल आइएगा तो सीधा है आप प्रातः काल आइएगा। समय तो प्रातः काल एक खुद नाम में क्या है सर, टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका रस छंद अलंकार। चलिए सर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले करुण रस को देखते हैं, बाकी एक कर लीजिएगा, ठीक है ना। करुण रस क्या होता है, शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्टि होता है, वह करुण रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, इस करुणाकलित हृदय में अविकलती रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आपको रूपक अलंकार लिखना है, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, जैसे कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। उसके बाद है चौपाई छंद अथवा सोठा छंद का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे सोठा मैंने लिखा है, बाकी इसका उदाहरण एक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, सिंपल वाला आपको दे रहे हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में सम होते हैं और उनमें 11-11 मात्रा है। अंत में लघु लघु गुरु और लघु वर्ण होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कहीं कहीं तुक भी मिलता है और यह दोहे का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। फिर हम आए, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति हेतु एक आप लोग पत्र लिखिए। तो सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में बता रहा हूँ। सेवा में श्रीमान, भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय जरूर लिखना है। उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए ये लिखे, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं बीए का छात्र हूँ, ठीक है ना, और मैंने इतना पढ़ाई किया है। अब भैया हमें स्वरोजगार है तो पैसे चाहिए, और मैंने सुना है कि आपके बैंक में स्कीम आई है पैसे लेने की ऋण पर, तो यही सब भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिख दिएगा, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें, धन्यवाद, बहुधी अवश्य डेट, और ये डाल दीजिएगा एड्रेस। नाम मत डालिएगा, अपना नाम मत डालिएगा, एड्रेस पूरा गांव मत डालिएगा, जिला डाल दीजिएगा बस। उसके बाद आपका निबंध आएगा सर। निबंध सर किस पे आएगा सर, ये आपका पेपर में 9 नंबर का आएगा निबंध। देखिए सर जी, कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी पर क्या सर समस्या। तो सबसे पहले यहाँ पे अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर सर यहाँ पे निबंध है। चलिए लिखते हैं सर जी। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना लिखिए, या फिर सर लिखिए भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार इस भारत की सबसे एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसको जिसको कि सरकार को दूर करना चाहिए। और इस भ्रष्टाचार में कुछ गैर सरकारी तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है और उनकी मानवता का हनन किया जाता है। भ्रष्टाचार को वे लोग अंजाम देते हैं जो अपने आचरण से गिरे हुए होते हैं, और जिनमें आचरण का भाव नहीं होता, वह लोग भ्रष्टाचार के प्रति जिम्मेदार होते हैं। भ्रष्टाचार के सर क्या-क्या कारण हैं? तो भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं। इसीलिए सरकारी संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा एवं संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान, इतिहास की भावनाएं विद्यमान रहती हैं। यदि हम अपने कर्मों के द्वारा लोगों को परेशान करते हैं और इस या उसकी निज संपत्ति को हनन पहुंचाते हैं, तो यह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। और इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि वे लोग दूसरों की क्षति पहुंचाने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरा है सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार। इसमें क्या लिखेंगे, आजकल सरकारी संस्थानों में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जैसे कि आजकल युवाओं को नौकरी देने के बहाने पैसे लिए जाते हैं, और इसी तरीके से युवाओं से
पैसे लिए जा रहे हैं, जो युवक युवा हैं हमारे, वह सही जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। यही कारण है कि सरकारी संस्थानों में कार्यों की कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। जब इन समस्याओं को दूर करेंगे, तभी हम अपने इस सरकारी संस्था में जाकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको दूर कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे भ्रष्टाचार का समाधान, तो भ्रष्टाचार को दूर करना आसान काम नहीं है, परंतु इसे समाप्त किए बिना हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। हमें इसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टाचार जैसी समस्या से समाधान के लिए चुनाव पद्धति में सुधार लाना आवश्यक होगा और सफल लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता पर आश्रित होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करना अत्यंत जरूरी है। यदि हम अपने भारत में अगर कुछ सरकारी स्कूल हो गई, तो अगर वहां पर अच्छी शिक्षा टीचरों के द्वारा दी जाए, तो वहां के बच्चे सही जगह पर अपने भविष्य में पहुंच सकते हैं। तब यही बच्चे आगे चलकर देश के अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और अपनी सेवाओं में सही जगह पर लगाकर इस भारत देश को महान बना सकते हैं। और यही बच्चे जो हमारे देश भारत को आगे ले जाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। हमें तुम्हें चाहिए कि इस भारत देश में इन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, मतलब कैसे इसको मिटाया जा सकता है। तो भारत में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि एकजुट होकर कार्य करें और इस अपने देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बना कर जल्द ही विकसित श्रेणी में खड़ा कर दें। भ्रष्टाचार को दूर करके फिर से हम अपने इस महान राष्ट्र को नई संस्कृति और नई दिशा और नए-नए विकास के कार्यक्रमों को चलाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसको मैंने खुद से बना के लिखा है, तो खुद से लिखिए। अब ये नहीं जहाँ पे था है वहाँ पे वो पढ़ दिया, अपने सेंटेंस बना दिया तो गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने से बना के सर लिखना है। हर एक क्वेश्चन को अपने से बना के लिखना है। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये आपके 24 फरवरी को आने वाले सर पेपर है, जो मैं आपको दे रहा हूँ कलेक्ट करके, ठीक है ना? और जो हमारा आज बैच आने वाला था वो आपको 1 मार्च को दिखेगा, क्योंकि हम और उसको सिंपल से मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल रहे उतना मजा आएगा और कम टाइम में अच्छा नंबर स्कोर होगा। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।